Hello everyone, welcome in my class. Today we are start with the topic of the share capital of company. आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंपनी की अंश पूंजी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेयर्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। सबसे पहले हम लोग शेयर के बारे में जानेंगे कि अंश क्या होते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें शेयर से। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 या सेक्शन 2 क्लॉज 84 जो आपकी कंपनी की अंश पूंजी है, इसके बारे में कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 जो धारा 2 और उसकी उप धारा 84 में ये सारी चीजें दी हुई हैं। सब तो शुरुआत करते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज कैपिटल बाय पब्लिक थ्रू इशूड ऑफ द सिक्योरिटीज। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जान लें हम लोग पहले कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ही शेयर्स को इशू करती है। शेयर्स को इशू करने का मतलब पब्लिक को ऑफर करती है। में एक जॉइंट स्टॉक वाली कंपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पूंजी की जो उसकी जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए सिक्योरिटीज को इशू करती है। द टर्म इज द सिक्योरिटीज। आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ पे प्रतिभूति शब्द लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस कंस्ट्रक्ट में यूज होता है। प्रतिभूति को भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शेयर कैपिटल में क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम लोग शेयर के बारे में जानेंगे कि अंश क्या होता है। तो इसको मैं बताना चाहूंगी कि कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इन सर्टेन अमाउंट ऑफ द यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड द शेयर्स। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इन द सर्टेन अमाउंट ऑफ द यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड द शेयर्स। जो कंपनी की पूंजी होती है वह निश्चित इकाई में या निश्चित मात्रा में बटी हुई होती है और ये जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयां होती हैं, इन्हीं को हम अंश कहते हैं। तो अंश क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द एंटायर कैपिटल। यह कंपनी की पूरी पूंजी का एक भाग जो होता है उसी को हम लोग शेयर्स कहते हैं। या अंश का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल, कुल पूंजी में प्रत्येक जो यूनिट्स होंगी, प्रत्येक जो खंड होंगे या प्रत्येक जो इकाइयां होंगी जिसमें कंपनी की कैपिटल डिवाइड होगी, जिसमें कंपनी की पूंजी विभाजित होती है। जैसे हम कहें कि 1 लाख रुपए और एक शेयर, एक अंश की कीमत 10 रुपए, तो कुल कितने शेयर हुए? तो हम कहेंगे 1 लाख को यदि हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमें शेयर मालूम चल जाएंगे। तो हम कहेंगे उस कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं। तो कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई 1 लाख। कंपनी के जो शेयर हुए, नंबर ऑफ शेयर, अंशों की संख्या हुई 10,000 और जो 10 रुपए है वो हुई पर यूनिट, मतलब प्राइस या वैल्यू पर शेयर, प्रति अंश मूल्य। तो यही जो प्रति अंश मूल्य 10 रुपए है, इट इज कॉल्ड द यूनिट्स। इसी को हम लोग इकाई कहते हैं। तो एक संयुक्त स्कंध वाली कंपनी पूंजी प्राप्ति के लिए जनता से अंश निर्गमन द्वारा पूंजी प्राप्त करती है और ये कंपनी की कुल पूंजी इकाइयों में विभक्त होती है और इस प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि शेयर कैपिटल क्या है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ और इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि स्टूडेंट्स, डिटेल्स में हम लोग ये देखेंगे कि शेयर कैपिटल जो है उसके बारे में हम लोगों ने जाना क्या है। मैंने एक सिक्योरिटी टर्म यूज किया है, प्रतिभूति यूज किया है, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कंपनी नीड्स फाइनेंस एंड फॉर रेजिंग ऑफ द फंड्स कंपनी इश्यूज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एक कंपनी तब शेयर कैपिटल की जब हम बात करते हैं या कैपिटल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहां आती है कि एक कंपनी को शेयर कैपिटल की जरूरत क्या है या अंश पूंजी की जरूरत क्या है। तो सीधी सी बात है, जब भी एक कंपनी स्टार्ट होगी तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो प्राइम फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, वो महत्वपूर्ण बात होती है उसकी पूंजी, कि वो कितनी कैपिटल की उसको जरूरत है।
या हम भी जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस बिजनेस में। ठीक इसी तरह से कंपनी भी होती है कि जब वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करती है तो ये चीज इंश्योर करती है, ये बात सुनिश्चित करती है कि उसको टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना उसको कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल यहां पे हम लोग बात करें, कंपनी नीड्स द फाइनेंस। जब कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी कैपिटल को रेस करने के लिए या इसी फाइनेंस को रेस करने के लिए कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेती है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है, वित्तीय यंत्रों का इस्तेमाल करती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अंडर द इंस्ट्रूमेंट, टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है ये हम लोग को जानना है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आइदर कंपनी इशू द शेयर और इशू द डिबेंचर। कंपनी या तो डिबेंचर इशू कर सकती है, ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है, या शेयर्स अंशों को निर्गमित कर सकती है। तो इंस्ट्रूमेंट्स में ये दोनों चीजें आती हैं। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग कि दोनों बातें आती हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दो चीजें हैं, शेयर्स भी हैं और आपके डिबेंचर्स भी हैं। और अब आगे यदि हम लोग बात करें तो मैंने यहां पे एक आप लोगों ने देखा चार्ट जैसा बनाया हुआ है जिससे इजिली ये चीज क्लियर हो जाए। हियर व्हेन अ कंपनी नीड फाइनेंस, एक कंपनी को जब फाइनेंस की जरूरत होती है तो वो फंड्स को रेज करती है, कोष की प्राप्ति करती है। और ये कोष की जो प्राप्ति होती है, रेजिंग ऑफ फंड्स, इसके लिए, इस रेजिंग ऑफ फंड, कोष प्राप्ति के लिए कंपनी इशू करती है। क्या इशू करती है? तो हम लोगों ने कहा लिखा इशू ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय संयंत्र की सहायता लेती है या उन टूल्स की सहायता लेती है, हेल्प लेती है, जिनसे वो फाइनेंस को या फंड को रेज कर पाए, वो कोष को संग्रहित कर, कोष को प्राप्त कर सके पब्लिक के थ्रू। तो कैसे? तो हमने लिखा विच टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द कंपनी, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को कंपनी इस्तेमाल करती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं? कंपनी इशू द सिक्योरिटीज, मैंने आपको बताया कि कंपनी प्रतिभूतियां निकालती हैं। अंडर द कंपनी एक्ट 2013, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कंपनी एक्ट 2013 में सिक्योरिटी टर्म प्रतिभूति का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिभूति में क्या आता है? इसमें आता है शेयर्स, द पार्ट ऑफ द शेयर्स एंड द डिबेंचर, इसमें अंशों को भी शामिल किया गया है और इसमें ऋण पत्र को भी शामिल किया गया है। तो सिक्योरिटीज इशू करती है किसके लिए? रेजिंग ऑफ फंड के लिए, कोष प्राप्ति के लिए प्रतिभूतियों को निर्गमित करती है। और इन प्रतिभूतियों में दो चीजें होती हैं, या कंपनी शेयर भी इशू कर सकती है और कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकती है, अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन। अब बात आती है कि जो फाइनेंस है, फाइनेंस मतलब वित्त, वित्त की बात जो हम लोग कर रहे हैं, कंपनी जिस वित्त को रेस करना चाहती है, जिस फाइनेंस को पाना चाहती है, वो कहां से आ सकता है? तो यहां मैंने डाला फ्रॉम शेयर्स और इधर मैंने डाला है दूसरा बाय द डिबेंचर। या तो कंपनी शेयर से ले सकती है पैसा, या तो कंपनी डिबेंचर के माध्यम से पब्लिक से फंड को रेस कर सकती है या वित्त को प्राप्त कर सकती है। तो जो शेयर से पैसा आएगा वो क्या होते हैं? वो क्या होता है? फंड कम फ्रॉम द इन्वेस्टर। जो पैसा शेयर से आता है उसे हम लोग कहते हैं विनियोजकों से प्राप्त कोष। फंड कम फ्रॉम द इन्वेस्टर। और कोष, और जो दूसरा पार्ट है जो डिबेंचर के थ्रू आता है, या डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है, ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहां पे लिखेंगे हम लोग फंड कम फ्रॉम द लेंडर्स। लेंडर का मतलब होता है ऋण देने वाला। द लोन प्रोवाइडर्स, लोन प्रोवाइडर से याद में रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग लेंडर या लोन प्रोवाइडर या इसको हम लोग बोलते हैं ऋण देने वाला। यहां पे भी हम ऋण, ये भी एक तरह का ऋण है, ये भी है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स हैं, ये विनियोजक हैं। ठीक है, तो ये क्लियर करिएगा कि फंड जो शेयर से आता है वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं और जो डिबेंचर से आता है वो लेंडर्स कहलाते हैं। तो यहां विनियोजक और यहां पर आप कहेंगे ऋणदाता। ठीक है, तो ये ऋणदाता है, ऋण देने वाले हैं, और ये आपके विनियोजक हैं। दोनों जो होते हैं ये हम लोग
डिबेंचर हो चाहे शेयर्स हो, इसको हम लोग कंपनी की जब बैलेंस शीट बनती है या जब हम जानते हैं कि कंपनी अपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है, तो दोनों ही लायबिलिटीज होती हैं, ये दोनों ही लायबिलिटीज हैं, ये दोनों ही दायित्व हैं। क्यों हैं? क्योंकि कंपनी को अपने इन्वेस्टर को भी पेमेंट करना होगा, इनको भी भुगतान करना होगा, और यदि लेंडर के थ्रू पैसा आ रहा है तो कंपनी लेंडर को भी पेमेंट करती है। तो ये चीज क्लियर रखिए। इसके बाद बात आती है कि शेयर्स में क्या चीजें हैं। तो जो शेयर्स में है, दो तरह के शेयर कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी कैन इशू द इक्विटी शेयर्स और द प्रेफरेंस शेयर्स। या तो कंपनी समता अंशों का निर्गमन करती है या और पूर्वाधिकारी अंशों का भी निर्गमन कर सकती है। ये किस सेक्शन में आएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और सेक्शन बहुत मस्ट है कंपनी लॉ में। यदि आप सेक्शन नहीं जान रहे हैं तो नो डाउट आपका कंपनी लॉ के बारे में नॉलेज एकदम इनकम्प्लीट है, तो अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि सेक्शंस को भी आप याद करें कि किस धारा में आता है। तो यहां पर ये देखिएगा, जो शेयर्स का पोर्शन है विच इज कम्स अंडर द सेक्शन 43 to 70, धारा 43 से 70 में हम लोग को शेयर्स के बारे में कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है। ये यहां दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा आप। दूसरी बात हमने लिखा डिबेंचर। तो डिबेंचर्स जो हैं ये आपके हैं सेक्शन 71 71 धारा 71 में डिबेंचर या ऋण पत्रों के बारे में कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है। ये चीज आप लोग नोट करते जाइएगा। दूसरी बात आती है कि हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को भी पेमेंट करना है और लेंडर्स को भी पेमेंट करना है। डिबेंचर जो होते हैं इट इज लॉन्ग टर्म लोन। ये लेंडर से मिल रहा है। लेंडर से मिलने का मतलब ये हमें कोई ऋण दे रहा है। somebody is providing us to loan, ठीक है। जो फंड दे रहा है किस फॉर्म में दे रहा है? लोन के रूप में दे रहा है, ऋण के रूप में आपको दे रहा है। तो इट इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और द लॉन्ग टर्म लोन। ये लंबी अवधि के ऋण होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि कंपनी जो इशू कर रही है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट मैंने इसमें एक और चार्ट बनाया हुआ है, अब हम लोग इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हियर आप यू आर सीइंग ऑन द पेज। इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया है व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड। व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड। एक कंपनी किन स्रोतों से फंड को रेस कर सकती है, या ये कह लीजिए कोष प्राप्ति के साधन। तो मैंने कहा दो तरीके से कंपनी फंड रेस करती है। इफ कंपनी गेटिंग फंड और द कैपिटल बाय द शेयर्स, और इफ कंपनी गेटिंग फंड बाय द डिबेंचर। मैंने दो साइड अभी आपको समझाया, या तो कंपनी शेयर से पैसा ले सकती है पब्लिक से, या तो डिबेंचर से पब्लिक से उधार ले सकती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? लेंडर्स कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं इन्वेस्टर्स। ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर और इसको कहते हैं लेंडर। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रही हूं कि ये चीज बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि शेयर है तो ये भी तो एक तरह का ऋण है, या डिबेंचर भी एक तरह का ऋण है। तो ऐसा नहीं है, ये विनियोजक कहलाते हैं और ये ऋणदाता कहलाते हैं। अब बात आती है कि शेयर्स में पैसा, कोई शेयर्स के थ्रू कोई इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कंपनी फंड को रेस करना चाहती है तो वो ध्यान में रखती है कि उसे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखें कि शेयर्स क्या है। तो शेयर्स होते हैं वो, या इन्वेस्टर वो होते हैं जिनको कंपनी की ओनरशिप में इंटरेस्ट होता है। ये कंपनी के स्वामी बनना चाहते हैं, ठीक है। तो शेयर्स को हम लोग बोलते हैं ओनरशिप फंड या स्वामित्व कोष। इसको क्या कहेंगे? ये स्वामित्व कोष है। और इससे जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कंपनी में, उसको हम लोग कंपनी का स्वामी कहते हैं। तो हम लोगों को ये चीज पता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी। जो समता अंशधारी होते हैं ये किसी भी कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के इनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनके पास समता अंश होते हैं।
दूसरी बात होती है कि ओनरशिप फंड है, तो इनका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मतलब ये क्यों लेंगे, ये इक्विटी में पैसा क्यों लगाएंगे? तो इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन द ओनरशिप, इनको कंपनी के स्वामित्व में इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात हम लोग दूसरी तरफ डिबेंचर की करते हैं। डिबेंचर्स में क्या है? तो इफ कंपनी गेटिंग फंड बाय और द कैपिटल बाय द डिबेंचर, यदि कंपनी ऋण पत्रों के माध्यम से डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंस को रेज कर रही है, फंड को कलेक्ट कर रही है, तो डिबेंचर्स को हमने क्या कहा था? इट इज द लेंडर्स लोन गिविंग फंड्स, इसको हम लोग कहते हैं ऋण कोष, ठीक है, ऋण प्राप्ति कोष। तो जो ऋण प्राप्ति कोष होगा उसमें कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो इन्वेस्ट इसलिए करेगा कि डिबेंचर का मतलब होता है लेंडर्स के थ्रू में जो पैसा आ रहा है, जो कंपनी में कैपिटल आ रही है, उस पर ये लॉन्ग टर्म लोन हुआ। हमने कहा ना लॉन्ग टर्म लोन है मतलब लंबी अवधि का ये ऋण होता है, तो ये लोन गिविंग फंड हो गया, इससे हमको लोन मिला है। यहां पे ओनरशिप है, यहां पे लोन मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसका किस में इंटरेस्ट होता है? इसका ओनरशिप में इंटरेस्ट नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, इनको कंपनी के स्वामित्व में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दे आर ओनली बिलीव्स इन द इंटरेस्ट, वो चाहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट उनका होता है कि नो रिस्क या लेस रिस्क, ये चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कंपनी को जो कैपिटल दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उसके पीछे कोई रिस्क ना रहे। क्यों? क्योंकि ये बात दिमाग में हम लोगों को ध्यान बिठानी होगी, समझना होगा कि क्यों डिबेंचर से पैसा कोई लगाएगा, कोई पर्सन इन्वेस्टर क्यों इक्विटी शेयर लेना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं विच आर द वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो डिबेंचर होल्डर होता है या जो ऋण पत्र से जो लैंडर्स होते हैं, इनको रिस्क कम होता है। रिस्क क्यों कम होता है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो कंपनी की लायबिलिटी बनती है वो लोन को वापस करना बनती है, ठीक है। तो वो लोन को पहले रीपेमेंट करते हैं। तो ये कम रिस्क चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनका पैसा इनको वापस मिल जाए, इनको ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर में या इक्विटी शेयर्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है नॉट पेइंग इक्विटी शेयर्स, नॉट पेइंग एनी अमाउंट। इक्विटी शेयर्स कैपिटल को कंपनी के लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर्स या समता अंशधारियों को पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान में दीजिएगा कि कैपिटल रिडेम्पशन जो होगा पूंजी का, इसको रिडेम्पशन ना लिख के पेमेंट लिख दें, पेमेंट ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें भुगतान नहीं होता है। रिडेम्पशन यदि आपको कंफ्यूज कर रहा है तो कैपिटल का जो पेमेंट होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं करती है। कंपनी जब तक कंपनी का काम चलता रहता है, कंपनी इस इक्विटी शेयर्स की कैपिटल को वापस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसी कैपिटल पर ही तो कंपनी का आगे बिजनेस चलेगा, और ये जो है डिबेंचर होल्डर्स, इनको पैसा वापस करना होता है। दूसरी बात, इनको भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम लाइफ टाइम की क्यों बात करते हैं, तो दोनों चीजें एक बिजनेसमैन लेकर चलता है कि यदि फ्यूचर में कंपनी चले, हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, तो कंपनी यदि बंद हो जाएगी तब क्या करेंगे? तब वाइंड अप की कंडीशन में इनको पैसा हम रिटर्न करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली गेटिंग द कैपिटल पेमेंट और द कैपिटल रिडम्पशन इन केस ऑफ द वाइंड अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी का समापन होता है तभी इनको कंपनी पेमेंट करती है, अदरवाइज कंपनी के लाइफ टाइम में शेयर होल्डर्स जो होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, इनको पैसा वापस नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है दे हैविंग द मोर रिस्क, इनको ज्यादा रिस्क होता है कि कैपिटल इनकी वापस नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये पैसा कैपिटल ये इक्विटी से क्यों लगाते हैं? क्योंकि दे बिलीव्स इन द ओनरशिप, इनको कंपनी के स्वामित्व से मतलब होता है कि ये किसी कंपनी के शेयर होल्डर के मालिक हैं। तो दैट इज द बेसिक रीजन। आई थिंक दोनों आपको क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ अंतर की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। तो शेयर्स और मैंने यहां लिखा है डिवेंचर्स। तो टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है इनका?
ये पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज दे ओनली इंटरेस्टेड इन द ओनरशिप। वो कंपनी की ओनरशिप में या उसके स्वामित्व में इनको बहुत रुचि होती है। देन डिबेंचर्स टाइप ऑफ द इंटरेस्ट इनका क्या होता है? लेंडर्स इंटरेस्ट। लेंडर्स इंटरेस्ट का मतलब लोन गिवर्स, इनका पूंजी को ऋण के रूप में देने का इनका सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि ये जो भी कैपिटल देंगे ये लोन के फॉर्म में देंगे, ऋण के रूप में देंगे। तो टाइप ऑफ इंटरेस्ट इनका ओनरशिप है और इनका लेंडर है। दूसरा रिस्क देख रहे हैं, रिस्क फैक्टर। तो रिस्क का मतलब शेयर्स, कैपिटल, इक्विटी पे जो लोग पैसा लगाते हैं इनको कंपनी की लाइफ टाइम में रिटर्न नहीं होता है। यदि कंपनी का वाइंड अप होगा तभी इनको रिटर्निंग होगी, अदरवाइज नहीं। तो इनका रिस्क ज्यादा होता है। इनके लिए तो श्योरिटी है कि कंपनी इनको पेमेंट करते चले जाएगी, इनको कंपनी को पेमेंट करना ही होगा चाहे जहां से कंपनी करे, तो इनके पास रिस्क कम होता है। रिवॉर्ड, अब बात आती है यहां पर सबसे बड़ी बात ये कि क्यों इक्विटी में या क्यों शेयर्स कोई लेना चाहेगा? तो सीधी सी बात है, यदि ये रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो इनको बेनिफिट भी कहीं ना कहीं अधिक होगा, है ना। और यदि ये रिस्क कम ले रहे हैं तो इनको बेनिफिट या रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। रिवॉर्ड का मतलब यहां पे हुआ कि कंपनी को यदि इन केस किसी ईयर में बम्पर प्रॉफिट हो जाए, बम्पर प्रॉफिट का मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट मिल जा रहा है, उस साल कंपनी ने बहुत अच्छा लाभ कमाया, तो कंपनी तो इनको उतना ही देगी जितना कंपनी ने डिसाइड किया हुआ था, उतना ही पार्ट पेमेंट करेगी जितना कंपनी अभी तक देती आ रही थी। यदि कंपनी ने कहा कि हम आपको 5% से इंटरेस्ट देंगे, 5% से इंटरेस्ट देंगे, तो 5% देगी, चाहे कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट क्यों ना हो जाए, बम्पर प्रॉफिट कंपनी को मिले तो भी इनको 5% देंगे। लेकिन इसमें मोर रिवॉर्ड्स का मतलब यदि कंपनी को सपोज कर लीजिए जो प्रॉफिट मिला उसमें इनको इन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, ब्याज का भुगतान करने के बाद जितना बचेगा वो कहलाता है शेयर्स के लिए। वो शेयर्स जो कंपनी का मालिक होगा वो उसका हिस्सा हुआ, तो उसका हिस्सा होने का मतलब ऐसी केस में यदि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इनको ज्यादा उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो दैट इज द बेसिक रीजन। ओनरशिप भी मिल रही है, साथ में कंपनी को यदि एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, बम्पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, यानी एडिशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? आई थिंक आर यू गेटिंग माई द पॉइंट्स? देन अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पे कि कैपिटल की यदि हम लोग बात कर रहे थे, भाई पूंजी हम लोग कब से कह रहे हैं, तो कैपिटल में कंपनी व्हेन स्टार्ट बिजनेस, कंपनी जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करती है तो रिक्वायरमेंट होती है उसको कैपिटल की। ठीक, कंपनी ने व्यवसाय प्रारंभ किया तो उस समय कंपनी की जो जरूरत होती है वो होती है उसकी पूंजी। तो जो रिक्वायरमेंट होती है पहले कंपनी उसको डिसाइड करती है, कैपिटल तो बाद में आएगी। तो कैसे डिसाइड करती है कि कंपनी को चलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए कितना हमें पैसा लगाना होगा। तो सपोज करिए मैंने कुछ डाटा लिया है, 10 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए, 10 करोड़ कंपनी को चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? 10 करोड़ के शेयर इशू कर देगी, ऐसे ही कर सकती है। तो पहले तो सिर्फ 10 करोड़ से मतलब नहीं है कि 10 करोड़ एक साथ इशू करेगी। पहले कंपनी देखेगी कि जो इन्वेस्टर्स है वो हमको 10 करोड़ इकट्ठा नहीं दे देगा, एक साथ नहीं देगा एक्यूमुलेट, वो हमको पार्ट वाइज दे सकता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्ट इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी में जब भी वो इन्वेस्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट में, धीरे धीरे करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक साथ उन्होंने कर दिया और कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो ये पैसा उनका डूब भी सकता है, उनको नहीं भी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। अब बात आती है कि 10 करोड़ की पूंजी को वो कैसे करेगा। तो इन्वेस्टर्स को यहां पे बात करेंगे हम लोग डिविडेंड इन पार्ट। तो डिविडेंड भी क्या करेगा? वो पार्ट वाइज देगा। इन्वेस्टर्स यदि पैसा लगाएंगे तो उनको डिविडेंड देगा। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? लाभांश, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड कैसे देगा? वैल्यू पहले इस डिविडेंड को पार्ट में देगा और पार्ट में देने के लिए पहले वैल्यू डिसाइड करेगा, किसकी? कैपिटल की। मान लीजिए एक कंपनी को 10 करोड़ की जरूरत है, तो कंपनी कैसे करेगी? फेस वैल्यू डिसाइड करेगी या एक वैल्यू डिसाइड करेगी कि एक शेयर की कीमत कितनी होगी। तो मान लिया हमने एक शेयर की कीमत यदि उसने लगा दी 10 रुपए, ये 10 रुपए लगा दी, ठीक है।
तो 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए को हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू, जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर पे मेंशन हो जाएगा, कंपनी के शेयर पे लिखा होगा कि इस कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए है। ठीक है, तो इसी को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, इसी को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं और इसी को पार वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, 10 रुपए। अब टोटल शेयर कैपिटल हम कैसे निकाल रहे हैं, 10 करोड़ रुपया चाहिए, फिर फेस वैल्यू हो गई 10 रुपए एक शेयर की, सिंगल यूनिट की। तो कुल कंपनी को कितने शेयर इशू करने होंगे, तो 10 करोड़ रुपए में हम यदि 10 रुपए को भाग दे दें तो हमें पता चलेगा कि कंपनी कितने शेयर निकालेगी, 1 करोड़ शेयर इशू करेगी, तब उसको 10 करोड़ की कैपिटल मिल सकती है। ये हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स इज मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू, तो कंपनी को पता चल जाती है उसकी टोटल शेयर कैपिटल क्या है। अब बात करेंगे हम लोग कि शेयर का मतलब क्या होता है। तो शेयर का अंडर 2 सबसेक्शन 84 या क्लॉज 84 में डेफिनेशन दी है, जो मैंने अभी आपको आगे बताई थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन 43 से। सेक्शन 43 मैंने आपको बताया था शेयर से रिलेटेड है, और शेयर से रिलेटेड सेक्शन 43 से सेक्शन 70 तक में सब कुछ शेयर के बारे में दिया है। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स, कि कितने तरह के शेयर कैपिटल हो सकते हैं। तो शेयर कैपिटल आपकी 2 तरह की होती हैं, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर। इज दैट क्लियर? तो जो समता अंश होंगे और प्रेफरेंस शेयर्स होंगे पूर्वाधिकारी होंगे, दोनों में क्या अंतर है, नाम से आप समझते होंगे, प्रेफरेंस प्राथमिकता देना। तो दीज टाइप ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, इनको क्या मिलता है, गेट्स द प्रियोरिटी और द प्रेफरेंसेस इन ऑल मैनर्स। इनको कंपनी के हर बात पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड पेमेंट होता है इनका, डिविडेंड मतलब लाभांश का भुगतान होता है, और दूसरा रीपेमेंट एट द वाइंड अप ऑफ कंपनी। इनको कंपनी समापन पर सबसे पहले पैसा वापस किया जाता है जब कंपनी वाइंड अप होती है। डिविडेंड में 2 चीजें आती हैं, या तो कंपनी इनको फिक्स्ड कर देगी, फिक्स्ड क्या करेगी, रेट कर देगी, 10% कर दिया, 5% कर दिया, 15% कर दिया कि आपको इतने परसेंटेज से हम डिविडेंड देंगे, या फिर एक अमाउंट डिसाइड कर देती है, एक रकम निर्धारित कर देती है कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, 5,000 रुपए 1 साल में देंगे पर एनम। पर एनम का मतलब प्रति वर्ष। तो 1 वर्ष में हम आपको आपके शेयर्स के बदले में 1,000 देंगे, या यदि परसेंटेज डिसाइड कर रही है तो 5%, 10%, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी क्या रेट डिविडेंड का रखती है, किस दर से लाभांश को देगी। इक्विटी शेयर होल्डर में सीधी सी बात है कि इनको इस तरह के प्रेफरेंस नहीं मिलते हैं, इनको मिलता जरूर है पर इस तरह का प्रेफरेंस नहीं मिलता है। अब बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग अब इसकी बात करेंगे कि इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस इज नॉट गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको प्राथमिकता नहीं मिलती है। दूसरी बात आती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाभांश वितरण में भी इनको प्राथमिकता नहीं मिलती है। वाइंड अप रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपनी, सिर्फ इनको वाइंड अप की कंडीशन में ही पेमेंट की जाएगी। यदि कंपनी का लाइफ टाइम है, यदि कंपनी चल रही है तो इनको पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब कंपनी यदि समापन की स्थिति में आती है या लगता है कि कंपनी अब बंद हो जाएगी, तब इनको रीपेमेंट किया जा सकता है। तो ये किसी भी तरह का इनको प्रेफरेंस नहीं है। दूसरी बात हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वाधिकारी अंश। तो अंशधारियों की क्या विशेषताएं हैं, तो इनको पेमेंट ऑफ द डिविडेंड मिलता है, इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है, रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ द वाइंड अप ऑफ कंपनी, इनको कंपनी के वाइंड अप की कंडीशन में सबसे पहले भुगतान किया जाता है, सबसे पहले पेमेंट किया जाता है। और ये हमने आपको बताया कि फिक्स्ड रेट हो सकता है या अमाउंट हो सकता है, कोई दर निर्धारित हो सकती है या कोई राशि निर्धारित कर देती है कंपनी। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एड वोलेरम। ठीक है, एड वोलेरम इसको हम लोग बोलते हैं यदि कंपनी ने फिक्स्ड किया हुआ है। फिक्स्ड का मतलब स्थायी कर दिया है, एक रेट डिसाइड कर दी है, दर बता दी है, या फिर एक अमाउंट डिसाइड कर दिया है कि इतना हम आपको परसेंटेज से इंटरेस्ट देंगे, परसेंटेज से डिविडेंड देंगे, या इतना ही अमाउंट देंगे। दोनों में से कोई भी एक केस कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, किसी भी एक बात को कंपनी मान सकती है। तो अब बात आती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में कोई अब क्यों लेगा, प्रेफरेंसी शेयर कैपिटल में कोई पैसा क्यों नहीं लगाएगा। तो ये ध्यान में दीजिएगा कि
वही बात आती है कि यदि कंपनी को बम्पर प्रॉफिट होगा तो इक्विटी वालों को ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि इनको तो 1% से हमने दे दिया, उसके बाद जितना बचेगा वो इक्विटी का कहलाएगा। 5%, 10% देने के बाद यदि कंपनी को मान लीजिए 10 लाख का हर साल 10 लाख तक का इनको लाभ मिल रहा था, तो 5% ये दे रहे थे। लेकिन किसी साल यदि कंपनी को 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो भी वो 5% इनको देगा। वहां पर इनको इंक्रीमेंट नहीं करेगा कि नहीं हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम आपको ज्यादा देंगे, ऐसा नहीं है। जो रेट डिसाइड होगी बस उतना ही पेमेंट करेगा, बाकी जो हिस्सा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, यदि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स लेंगे, याद रखिएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेंगे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले जो पेमेंट होगा वो ऋण पत्र से जिन्होंने लैंडर्स जो हैं हमारे उनको देंगे हम, डिबेंचर्स को, ऋण पत्र दाताओं को, दूसरा आपका पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, और फिर जाकर समता अंशधारियों को कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। अब बात आती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स किस तरह के हो सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ध्यान में रखिएगा, 2 तरह के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको फुल वोटिंग राइट होता है, और एक वो होते हैं जिनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, या वोटिंग राइट्स होते भी हैं तो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो समता अंशधारियों में 2 चीजें मैंने की हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, और इक्विटी शेयर होल्डर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं एक जिनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट होगा, जो कंपनी के हर रेवोल्यूशनरी डिसीजन में या हर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी की हर सभाओं में भाग लेंगे, अपना निर्णय, अपना वोट दे सकते हैं, अपने ओपिनियन को दे सकते हैं। लेकिन यहां पर जो होंगे जो विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट में आते हैं, DVR में आते हैं, या तो इनको नो वोटिंग राइट्स, कोई इनके पास अधिकार ही नहीं होगा। ठीक है, इनके पास वोट करने का, मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा, और यदि होगा तो इट इज अप टू द रिस्ट्रिक्टेड, ये जितना अलॉटेड होगा, अलॉटेड मतलब जो नियम में जितना लिखा होगा बस उसी प्रतिबंधित सीमा तक ये वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली अप टू द रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ये हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल्स में दो हिस्से हो गए। और क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब दिस चैनल. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.